एक तो पूंजी को थोड़ा अपने हाथ में रख के चला जाए। जैसे बीच के जो भी लोग हैं उनको कम से कम इन्वॉल्व किया जाए कि समय भी गंवा रहे हैं, पैसा भी गंवा रहे हैं और गाय भी आपकी कंसीव नहीं कर रही है। रिपीट ब्रीडिंग से बचने का जो सबसे पहला नियम है, फीडिंग की चिंता से मुक्त होने का मतलब है कि 70% काम आपने कर लिया। तो फार्म पे दूध पैदा करने में खर्च हो रहा है पैसा, और जो उसका आपको रेट मिल रहा है। पशु को पाल रहे हैं, लाइफ स्टॉक है, इसको जिंदा रखने की अपनी एक कीमत, और अगर रेट नहीं मिल रहा है तो कोई अपने घर से जेब से लगा के कितने दिन फार्म चलाए। आपके पास अनुभव नहीं है और आप शुरू से ही 20 गाय ले आए या 15 गाय ले आए, तो देखिए आप दोनों तरफ ठगे जाएंगे। आप महंगा खरीद के ला रहे हैं और फिर उसके बीमारियों से जूझ रहे हैं, रिपीट से जूझ रहे हैं, दूध नहीं दे रही है उससे जूझ रहे हैं। तो ये बात हो। नमस्कार मित्रों, नई कृषि अर्पण चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अमूल डेयरी फार्म पर। और इस वीडियो में इस डेयरी फार्म के जो ऑनर हैं सानिध्य सर, उनसे हम जानेंगे कि एक डेयरी फार्म में क्या क्या चुनौतियां आती है, क्या क्या एक डेयरी फार्म में चैलेंजेज आता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस छोटे से वीडियो में दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर। मेरा नाम सानिध्य है और ये आमोर फार्म सीतापुर रोड पे लखनऊ में स्थित एक फार्म है। और यहाँ पर हम लोग HF और गिर और जर्सी गाय का पालन कर रहे हैं। ये नए फार्मर्स के लिए पहली सलाह तो ये रहेगी कि भाई कम से कम पशु से शुरू किया जाए। भले आपकी योजना जितना भी अधिक गाय पालने की हो, एक तो पूंजी को थोड़ा अपने हाथ में रख के चला जाए। जैसे मान लीजिए आप 50 गाय के फार्म से शुरू करना चाह रहे हैं, तो 50 गाय के फार्म को आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि हर 3 महीने में आप 5 गाय ऐड करेंगे। ठीक है। अब बात आती है कि मतलब 5 गाय हर 3 महीने पे आप ऐड करते जाइए, तो आप एक साल में 5 चौको 20 गाय ले आएंगे। इसके बाद आपको फिर नई गाय लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेस गाय, अपनी जो शुरुआती गाय हैं जिनको मैं बेस गाय कह रहा हूँ, बेस गाय इसलिए कह रहा हूँ कि जब गाय अच्छी होगी तो आप अच्छा सीमेन इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास जल्दी अच्छे बच्चे आएंगे। ठीक है। तो कोशिश ये किया जाए शुरुआत में, जैसे कि इसमें इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से मैंने कह दिया कि कितनी गाय से शुरू, मतलब कितनी 5 गाय हर 3 महीने पे और अच्छी बेस गाय लाना, क्योंकि मार्केट में हर तरह के गाय उपलब्ध हैं। तो या तो आपके पास कुछ इस तरह का फार्म कोई आसपास है, या पंजाब से या जहाँ से भी आप ला सकते हैं कोशिश कीजिए कि फार्मों से गाय लीजिए, बेस गाय। अगर आप केवल दूध के लिए गाय ले रहे हैं तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, दुहा के देखिए, जितना दूध है उतना उस गाय के पास रहेगा। लेकिन उस गाय की माँ कौन है, बाप कौन है, नानी कौन है, बाबा कौन है, ये आपको नहीं पता है। ठीक है। तो जब आप फार्म से लेंगे तो 3rd जनरेशन 4th जनरेशन, जिस फार्म को 5 साल 6 साल हो गया है और अगर वो ब्रीड पे काम कर रहे हैं शुरुआत से, तो उनके पास आपको हमेशा गाय मिली जो 3-4 जनरेशन पुरानी है, उस पर उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, तो उसकी आपके साथ पूरी प्रोजनी की जो तेल है वो आपके पास रहेगी। तो ये बात हो गई कि बेस गाय अच्छी रखनी है। ठीक है। तो इस तरह का आप अब जैसे फार्म को भी रन करना है, ज़रूरी नहीं है कि बेस गाय जो है आप आ रही, देखिए अगर गाय अच्छी है तो दूध तो देगी ही देगी। ठीक है। लेकिन हमें ऐसी गाय का चुनाव करना है जो दूध के साथ जिसकी डिटेल भी हमको सारी पता हो। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि साइलेज का इस्तेमाल शुरू में कोशिश करिए कि करें। सीमेन सिलेंडर पहले दिन से अपने पास रखिए, अच्छा सीमेन रखिए। और सीमेन की जो पूरी कोल्ड चेन है, जहाँ से सीमेन सोर्स आप कर रहे हैं, उस जगह से लेके और आपके फार्म तक आने की जो प्रक्रिया है, उसमें कोशिश कीजिए कि बीच के जो भी लोग हैं उनको कम से कम इन्वॉल्व किया जाए कि भाई सीमेन सीधे कंपनी से आप तक आए। अब जैसे यूपी में रहने वालों को, बिहार में रहने वालों को रायबरेली में सलोन एक अच्छा ब्रीडिंग एनिमल जेनेटिक्स का सेंटर है। ठीक है, SAG का। तो वहाँ पर आपको SAG अच्छा सीमेन है, सस्ता भी है, अच्छा भी है। बायफ हो गया, SAG हो गया, आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए अपने पैरावेट पे निर्भर कर रहे हैं, या फिर आप सीमेन खरीद के लाए और पैरावेट के पास रख दिए, तो उनके पास छोटे सिलेंडर हैं, वो बार बार खोलेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी, सीमेन ख़राब होने के चांस हैं। तो आपके दो तरफा नुकसान होंगे कि आप समय भी गंवा रहे हैं, पैसा भी गंवा रहे हैं, और गाय भी आपकी कंसीव नहीं कर रही है। फिर आप रिपीट ब्रीडिंग की समस्या अपने यहाँ मानेंगे, जबकि हो सकता है समस्या सीमेन में हो कि आप अच्छा सीमेन प्रोक्योर नहीं कर पाए हैं। तो आप रिपीट ब्रीडिंग मानेंगे तो आप उसकी रिपीट की तैयारी करना शुरू करेंगे, उसमें उस तरह का ट्रीटमेंट करेंगे, गाय को ज़रूरत है कि नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमारी कोशिश शुरू से ये रही, और जिसको हम लोग मतलब आप ये समझिए कि गलती करते सीखते, हमने भी गलतियां करी, वो सब सभी लोगों को करना होगा। और सबसे अच्छा है कि जानवर आपको खुद सिखाता है। जो हमारी गाय हैं, पशु जो है, वो आपको आगे से आगे सिखाएगा, और फिर आप जैसे लोगों के वीडियोस हैं, इनसे जानकारी हासिल करके और चीज़ों को शुरुआत की जा सकती है। तो कोशिश ये की जाए कि जो भी समस्या आने की जो जगहें हैं उनको पहले ब्लॉक किया जाए। जैसे सीमेन आप जैसे ही सोर्स करके लाएंगे सीमेन आप अच्छा ले आए, तो अब आपकी वो समस्या, आपने एक प्रॉब्लम को मिटिगेट कर दिया कि अब आपके पास सीमेन ख़राब नहीं है, अब वो चैलेंज नहीं है। फिर रिपीट ब्रीडिंग की जहाँ तक बात आती है, वो एक चैलेंज आता है नए फार्मर को। तो रिपीट ब्रीडिंग से बचने का जो सबसे पहला नियम है वो ये है कि अच्छी फीडिंग। अगर आप अच्छा फीड प्रोक्योर कर पा रहे हैं अपने आसपास में, जिनका फीड अच्छा है, कंपनियों का या खुद बना के, जैसे भी करना है, और खुद बनाना तो बहुत संभव नहीं है, अच्छा फीड तो खरीद के ही संभव है, तब तक जब तक कि आप बड़े फार्म की तरफ ना बन जाएं। जैसे अभी तक हम लोग सुधीर जी के यहाँ से फार्म पे फीड ला रहे हैं, या और भी अच्छे फीड जो उपलब्ध हैं, आप अपने आसपास देखिए। तो बेहतर फीड जब आप इस्तेमाल करेंगे, बढ़िया न्यूट्रिशन आपकी गाय को जो उसकी ज़रूरत है उतना न्यूट्रिशन उसको मिल रहा होगा, तो रिपीट की समस्या अब केवल बायोलॉजिकल रह जाती है। भाई फीड आपका ठीक हो गया, सीमेन आपका ठीक हो गया, मैनेजमेंट आपको बेसिक है ही जो आपको ठीक रखना है कि भाई सही टाइम पे एआई डिटेक्ट की जाए, एआई डिटेक्ट करने के 24 घंटे के अंदर में उसका इंसेमिनेशन हो जाए। 24 घंटे में बोल रहा हूँ, पर हम लोग अपने यहाँ एएम पीएम का रूल इस्तेमाल करते हैं। सुबह हीट पे आई, शाम को एआई, शाम को हीट पे आई, सुबह एआई। और अगर किसी में हमको कोई शंका लग रही है तो रिपीट एआई, ठीक है। सीमेन भी आप अपनी कोशिश कीजिए कि इस तरह का रखें कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी अच्छी गाय है उसमें अच्छा सीमेन। कोशिश कीजिए शुरुआत में कि सेक्स सीमेन का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, तो आपके पास अच्छी बच्चियाँ आना शुरू कर जाएंगी। अगर मान लीजिए वो सेक्स से नहीं मान रही है, क्योंकि उसकी सेक्स सीमेन के साथ एक समस्या ये भी है कि उसकी जो कंसेप्शन रेट है उतना अच्छा नहीं होता है, तो आप कन्वेंशनल में भी अच्छा सीमेन रखिए, कि कम से कम बायफ के अच्छे कन्वेंशनल रखिए, एसएजी के अच्छे कन्वेंशनल रखिए, डब्ल्यूडब्ल्यूएस। जैसे अब अपने फार्म पे हम लोग एसएजी और डब्ल्यूडब्ल्यूएस 2 कन्वेंशनल सीमेन इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छे में, मतलब इससे नीचे नहीं है। लेकिन हम लोग भी यहाँ आए, हमने बायफ काफ़ी इस्तेमाल किया। अभी हमारे पास अंगराज के काफ़ी बच्चे हैं, इससे पहले अमरपाल, इस बार अमरपाल के कुछ बच्चे हैं, अंगराज हो गया। उससे पहले हम लोगों ने लगाया था आकाशदीप था, गैम्बलर था, पंख लगाया है। तो ये सारे बेस सीमेन है। शुरुआत से आप अच्छा सीमेन इस्तेमाल करेंगे, बेस गाय आपके पास अच्छी है, तो अच्छे पशु आने शुरू हो जाएंगे। तो जो समस्या की अगर बात कीजिए, तो अगर आपने अच्छा फीड, साइलेज ये आपने अपने फार्म पे तैयार कर लिया, तो आप फीडिंग से चिंता से मुक्त हो गए। फीडिंग की चिंता से मुक्त होने का मतलब है कि 70% काम आपने कर लिया। अब बचता है 10% काम की आप मतलब मैनेजमेंट का काम हो गया, और बाकी जो काम बचता है, जो 70% से में सबसे बड़ा हिस्सा जो है कि भाई अगर आपको दूध का रेट नहीं मिलेगा तो आप अच्छा फार्म, अच्छा खर्च नहीं कर पाएंगे। कब तक अपनी जेब से आप लगाएंगे? तो शुरुआत से ही कोशिश कीजिए कि दूध का अच्छे से अच्छा रेट मिले। दूध का रेट नहीं मिल रहा है, घी बनाइए, घी नहीं बिक रहा है, पनीर बनाइए, पनीर का रेट नहीं, मतलब जो भी कुछ भी करके रिटेंशन वैल्यू जो मिल्क की है, जो फार्म पे दूध पैदा करने में खर्च हो रहा है पैसा, और जो उसका आपको रेट मिल रहा है, जो भी प्रयोजन आप करें, मान लीजिए पनीर बना रहे हैं, तो पनीर बनाने में जो खर्चा हुआ वो भी आप कॉस्ट में जोड़िए, और फिर जो रेट आपको मिल रहा है कि मान लीजिए आपको 35 रुपये में आप दूध पैदा कर रहे हैं और आप 50 रुपये में उसको बेच ले जा रहे हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं। भाई 15 रुपये पर लीटर का मार्जिन आपको अगर मिल रहा है, या 10 रुपये का भी मिल रहा है, तो आप अच्छा खर्चा कर सकते हैं किसी भी पशु के साथ लंबे समय तक। और सारी चीज़ें देखिए, बात इसकी नहीं है कि चैलेंज, तो देखिए पैसा अगर आपके पास है तो बहुत से चैलेंज ऐसे ही निपटने लगते हैं। वो पैसा आने की जो सोर्स है वो मार्केटिंग और दूध के रेट से आएगा। तो पहली चीज़ हो गई कि फीड, दूसरी चीज़ हो गई, मतलब फीड में सारी चीज़ें आ गई, भूसा हो गया, आप सीजन पे सस्ते से सस्ता भूसा खरीदने की कोशिश कीजिए, स्टोर कीजिए, साइलेज खुद बनाने की कोशिश कीजिए, फीड अच्छे से अच्छा प्रोक्योर करने की कोशिश कीजिए। अब इसके बाद बचती है कि गायों में जो बीमारियां आती हैं, मैस्टाइटिस हो गया, या आप मान लीजिए कि आप इस पे आते हैं, सबसे बड़ी समस्या मैस्टाइटिस की आती है। बाकी वैक्सीन अगर आप टाइम पे ले रहे हैं और डिवॉर्मिंग टाइम पे कर रहे हैं, तो
बहुत सी समस्याओं से आप वैसे भी मुक्त रहेंगे। तो जैसे अब बात आ गई कि ये डिवॉर्मिंग करनी है, तो डिवॉर्मिंग हर 4 महीने पे हम लोग करते हैं, 3 महीने पे कुछ लोग करते हैं, वो आप इस्तेमाल कीजिए। अच्छा से अच्छा सॉल्ट इस्तेमाल कीजिए, कोई भी डिवॉर्मर ला के ना लगा दीजिए। कोशिश कीजिए कि वो मतलब इसका क्या बोलते हैं, पेटेंटेड उसका हो, अच्छी इंटास या जो भी कंपनियां हैं उनका ढंग का कंपनी का आप डिवॉर्मर इस्तेमाल कीजिए। तो यही सब बातें हैं जो एक फार्मर को इस्तेमाल। सबसे पहला रीज़न है कि दूध का रेट नहीं मिलता है। लोग शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा दूध पैदा कर लेते हैं। अब आपने देखिए, ये कोई मशीन तो है नहीं, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं चला रहे हैं, आप एक पशु को पाल रहे हैं, लाइव स्टॉक है। इसको ज़िंदा रखने की अपनी एक कीमत है। मशीन अगर आप कोई मान लीजिए कोई पार्ट बना रहे हैं, मशीन लगाए हुए हैं, आप मशीन का स्विच ऑफ करेंगे, आपका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, आपके खर्चे बंद हो जाएंगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप गाय खरीद के ले आए हैं तो आपको गाय को पालना है, लंबे समय तक उसको पालना है, उसके जो खर्चे हैं उसको मीट करना है। तो वो तभी मीट होगा जब आपको दूध का रेट मिल रहा होगा। तो जो पहला सबसे बड़ा कारण हमको जो समझ में आया है इतने दिनों में, वो ये है कि फार्म बंद होना कोई नहीं चाहता है। किसी ने भी शुरू किया है, अपना काम शुरू किया है, गाय पालन कर रहा है, और अगर वो सारी चीज़ें सही कर रहा है, इसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि उसको दूध का रेट मिल रहा हो। और अगर रेट नहीं मिल रहा है तो कोई अपने घर से जेब से लगा के कितने दिन फार्म चलाएगा। तो एक तो कारण दूध का रेट है। तो पहली कोशिश ये की जाए शुरू से ही, फ्रॉम डे 1, कि एक अच्छे ब्रीड पे काम किया जाए और अच्छे मिल्क के रेट पे काम किया जाए। मिल्क का रेट नहीं मिल रहा है तो आप वैल्यू एडिशन कीजिए, खोया बनाइए, घी बनाइए, पनीर बनाइए, दही बनाइए, लस्सी कैसे भी करके अपने दूध के रेट को आप लेके आइए। आप उसमें सरकार के भरोसे, बल्क में या डेयरी के भरोसे नहीं रह सकते हैं। तो कोशिश, एक तो ये बात हो गई कि आप पहले फार्म बंद होने की जो आप पूछ रहे हैं, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, बहुत तेज़ी से जब आप जानवर बढ़ाने लगते हैं, या बहुत जानवर आपके पास अनुभव नहीं है और आप शुरू से ही 20 गाय ले आए या 15 गाय ले आए, तो देखिए आप दोनों तरफ ठगे जाएंगे। एक तो आप जब गाय खरीद रहे होंगे, आपको जानकारी नहीं है, तो आपको पहले ही सही चीज़ नहीं मिली, तो आप एक दोयम दर्जे की चीज़ ला के आप अपने फार्म को शुरू करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें आप चैलेंज पाएंगे कि उस गाय के साथ पहले से बहुत सी समस्याएं थी और आपको वो बेच दी गई। तो आप महंगा ख़रीद के ला रहे हैं और फिर उसके बीमारियों से जूझ रहे हैं, रिपीट से जूझ रहे हैं, दूध नहीं दे रही है उससे जूझ रहे हैं। तो ये बात हो गई कि इस चीज़ को ठीक करने का एक ही तरीका है कि भाई देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा सोर्स है जो कि बहुत भरोसेमंद तरीके से आपको गाय दे रहा है, तो तब तो अलग बात है। लेकिन ऐसे सोर्स बहुत कम उपलब्ध हैं। जैसे हम ही लोग हैं, इतना बड़ा फार्म है, मतलब जो भी है आपके सामने है, इसके बाद भी हम लोग किसी ऐसे फार्मर को गाय नहीं दे सकते जिसको साल में 20 गाय चाहिए हो। तो वो आप बात समझिए। तो इसलिए धीरे धीरे शुरुआत छोटे से की जाए, साल भर कम पशु रख के उसकी सारी साइकिल को समझा जाए, और फिर भले अपनी स्पीड को बढ़ाया जाए। तो एक तो ये बात हो गई जी।